हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास +1 का केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी आप ये कह सकते हैं बेसिस है, ठीक है, केमिस्ट्री के बाकी सब चैप्टर्स के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बोलूँ तो ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ना। तो मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और ठीक है यार, बीच बीच में एक दो मतलब मैंने क्लास 10th के लेक्चर डाल दिए हैं, जिसको भी रेफ़र करना हो, शेयर करना हो कर देना, ठीक है। और बीच में यार मतलब लेक्चर नहीं डालता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो जाती है कभी कभार, ठीक है। इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं, तो एक दो कम हो जाते हैं, एक दो ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा माइंड डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। कम होने से हो जाता है, ज़्यादा से नहीं। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसमें से ज़्यादातर मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है। और जो जानते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये तो समझ में आ गया कि जो लोग आपको जानते हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते, और जो लोग आपको नहीं जानते हैं, ठीक है, वो आपको ज़्यादा एनकरेज और सपोर्ट करते हैं। इसका बेसिक रीज़न ये होता है कि जो लोग आपको जानते हैं वो ये सोचते हैं कि आप सक्सेस डिज़र्व ही नहीं करते, ठीक है। आप सक्सेस डिज़र्व ही नहीं करते हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं, ठीक है। थोड़ा यार आलू प्याज वाले की आवाज़ आ रही है, पर मेरी बात समझ में आई होगी कि जो लोग आपको जानते हैं वो ये मानते हैं कि आप सक्सेस डिज़र्व करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो उन लोगों को गलत प्रूफ करना है, ठीक है, आपको भी और मुझे भी, ठीक है। आपके बारे में भी जब आप पढ़ते होंगे तो कई लोग सोचते होंगे यार ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। पर आपको उनको रॉन्ग प्रूफ करना है, गलत प्रूफ करना है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे मार्क्स ला के दिखाने हैं, आपको मेंस क्लियर करना है, आपको नीट क्लियर करना है, और लोगों को दिखाना है यार मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ। आप मानो या ना मानो, मुझे डिज़र्विंग मानते हो तो भी ठीक है, और नहीं मानते तो भी ठीक है। आपको तो अपना काम करना है और उन्हें ऐसा करके दिखाना है कि लोग देखें कि हाँ इसने क्या सक्सेस जो है अचीव किया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यार, बहुत सारा फिलॉसफी झाड़ दिया मैंने आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। चलिए, तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने में आपको समझने पड़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बच्चों 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक तो आपका होता है आयनिक बॉन्ड, सब जानते होंगे क्योंकि क्लास 9th में पढ़ा होता है। उसके बाद नहीं भी पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, अब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, और थर्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ बॉन्ड की कैटेगरी हमने क्या बोला? पहला होगा आपका आयनिक बॉन्ड, दूसरा क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा क्या होगा आपका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ा थोड़ा बता देता हूं इनके बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब क्या होता है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, और दूसरा एटम जो है या दूसरा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ऐसे एलिमेंट का एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, एक्सेस है, तो वो जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है उसको दे देता है, और एक आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है से क्या मतलब है? ज़्यादा तो किसी के पास कुछ नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा का मतलब है कि अगर उसके पास लूज़ करने से स्टेबिलिटी आ सकती है तो वो लूज़ कर दे, और अगर गेन करने से स्टेबिलिटी आ सकती है तो गेन कर ले। तो जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद स्टेबिलिटी आती है उसको हम इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं, ठीक है। और जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबिलिटी आती है उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं अपन कि आयनिक बॉन्ड क्या है? इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक, समझ में आई? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या होते हैं? वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक।
तो मेटल और नॉन मेटल से बनने वाला बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, सिंपल। आपको एक बात बता दूं, वैसे तो आयनिक कोई बॉन्ड नहीं होता, आयन क्या होता है? आयनिक अट्रैक्शन होता है। अब बॉन्ड लिखा होता है बुक्स में तो मैं लिख दे रहा हूँ, पर आयनिक क्या होता है? सिर्फ अट्रैक्शन होता है। देयर इज नो सच बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एटम्स लाइक मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई बॉन्ड एक्चुअल में फॉर्म नहीं होता, पर एक अट्रैक्शन होता है और वो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक। चलिए, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इट इज फाउंड बाय व्हाट? म्यूचुअल शेयरिंग, बाय म्यूचुअल शेयरिंग। बेहतर एक और डेफिनेशन लिखते हैं हम, चलो इसको हम बाद में लिखेंगे, इस डेफिनेशन को ऐसे बोल देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दोनों स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, दोनों के पास कमी है, दोनों के पास कमी है तो क्या हो गया? दोनों शेयर कर लेंगे आपस में, तो इसका काम भी चल जाता है, दूसरे का काम भी चल जाता है। तो इट इज फाउंड, कोवेलेंट के बारे में, इट इज फाउंड बाय टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसमें देने वाला एक होता है, ठीक है, एक्सेप्ट करने वाला, मतलब क्या बोलूँ मैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर जो डोनर होता है वो एक होता है, लेकिन शेयर करने वाले दोनों होते हैं, ठीक। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय वन, इलेक्ट्रॉन देने वाला एक है बट शेयर्ड बाय बोथ, पर शेयर दोनों करते हैं, ठीक। एक सेकंड चेक करना दो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, आई थिंक दे ही रहा है। और यहाँ पे मेटल लिखा है, कहीं समझ ना पाओ, मेटल, ठीक। तो चलिए एक एक करके हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड या आयनिक अट्रैक्शन की बात कर देते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? तो इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर होता है तब आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे सोडियम है एक मेटल, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 281। और क्लोरीन है, क्लोरीन, अब नॉन, सोडियम तो आप जानते हैं मेटल होता है, ठीक, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। इसका कन्फिगरेशन क्या है? 287, यानी एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 287, ये क्या है? नॉन मेटल है। मैंने क्या बोला? मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बॉन्ड फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, सॉरी, ठीक है, फंबल हो रहा है थोड़ा सा। तो हम क्या कहते हैं? सोडियम, और मैंने यहाँ एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। लुईस मतलब जब मैं डॉट लगाता हूँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जब मैं किसी एलिमेंट के एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाता हूँ तो दैट इज कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो मैंने 1 डॉट लगा दिया। क्लोरीन में कितने हैं? 7 है, तो मैंने 7 डॉट लगा दिए, 3, ठीक है। अब बच्चों साफ दिख रहा है? अगर ये एक लूज कर दे तो ये 2, 8, 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 किसका होता है एटॉमिक नंबर? बताओ, नियॉन का होता है। तो ये नियॉन की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा, यानी स्टेबल हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर इसने एक गेन कर लिया तो ये एक गेन करने के बाद क्या बन जाएगा? 2, 8, 8,
जो कि आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए यानी नियॉन जैसा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जबकि इस एलिमेंट क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान पड़ेगा स्टेबल होने के लिए। और स्टेबल कैसे होगा? जब ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, क्योंकि इसके नियर बाय नोबल गैस क्या है? आर्गन है। ठीक, तो सही है। तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, जो देने वाला है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और जो एक्सेप्ट करने वाला है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और इसके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होगी जिसको आप आयनिक अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, सिंपल है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक सेकंड रुकना। अच्छा, क्या बताना था आपको? एक सेकंड रुकना बच्चों, थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, यार कोई आ गया था, एक सेकंड। तो चलिए, तो कैल्शियम क्लोराइड है, इसका बनाइए स्ट्रक्चर। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। कैसे लिखेंगे? 2 8 8, कितने हो गए? 18, फिर 2। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अब क्लोरीन बताइए। क्लोरीन का तो अभी लिखा था, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 7। तो 7 डॉट लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब होगा क्या कि एक मतलब कैल्शियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको। ठीक है, तो इन दोनों के पास कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा यार, नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ कि किसी भी एलिमेंट को, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट को अपने वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते स्टेबल होने के लिए। हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है, वो कभी डिस्कस करेंगे, पर किसी भी एलिमेंट के एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वैलेंस शेल में तो वो स्टेबल हो जाता है। ठीक, तो सही है। कैल्शियम के पास वैलेंस शेल में 2 थे, उसने 2 लूज कर दिए। 2 लूज करने के बाद किसकी कन्फिगरेशन अटेन कर ली? आर्गन, स्टेबल हो गया। और इसने, क्लोरीन ने, क्लोरीन का तो पता ही था आपको कितना होता है? 2 8 7। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन ने गेन किया है किसने? तो दोनों के पास क्या हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसने भी आर्गन की नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर ली, तो वो भी स्टेबल हो गया। तो क्या हो गया? कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो Ca2 पॉजिटिव, और क्लोरीन ने 2 एक्सेप्ट किए तो Cl2, और हर एक के ऊपर चार्ज कितना? नेगेटिव। ठीक है, सही है। चलो, चलो यार, एक नेगेटिव लगा दो, 2 मतलब 2 नेगेटिव हो गया। आगे चलिए, एक और बताते हैं आपको एग्जाम्पल। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12, 282। तो ठीक है, 2 डॉट लगा दो। ऑक्सीजन बताइए, ऑक्सीजन कितना होता है? 8, तो 2 6, तो 1 2 3 4 5 6। इसको 8 पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है। जैसे इस 2 इलेक्ट्रॉन को देने के बाद ये नियॉन के बराबर हो जाएगा, यानी स्टेबल हो जाएगा। और इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये 2 8 हो जाएगा, ये भी नियॉन के बराबर हो जाएगा, स्टेबल। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, इसने 2 दिए हैं तो Mg2 पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? O2 नेगेटिव। तो ये बन गया MgO। राइट, तो ऐसे चलता है आयनिक बॉन्ड में। ठीक है, और कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं पर जरूरत नहीं है, काफ़ी है। नेक्स्ट आ जाओ कोवेलेंट बॉन्ड पर।
लेकिन रहने दो, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्टर्स देख ले जो कि आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हटा दो पहले। अच्छा, एक चीज और बतानी थी इसी में, लिख दो कि इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन is called electrovalency, is called electrovalency। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होते हैं आयनिक बॉन्ड बनाते वक्त, उसको इलेक्ट्रोवेलेंसी बोलते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या है, 2, क्योंकि 2 इसने दिए और 2 इसने गेन किए। इसमें भी इलेक्ट्रोवेलेंसी 2 है। इसमें कितने हैं, इलेक्ट्रोवेलेंसी 1 है, क्योंकि इसने 1 दिया है और उसने 1 एक्सेप्ट किया। तो इलेक्ट्रोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, राइट। तो चलिए नोट करिए इसे। 5 तक काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, बस। चलिए अब हम कुछ पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या क्या बोलूँ मैं, ठीक है यार, अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहला आपका है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, सबसे पहले मैं लिखता हूं आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए, किसी एटम में के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज कम्पेयर टू इनर शेल। ठीक है, क्यों? जैसे अब मान लो मैंने एक ये एलिमेंट बनाया, यहाँ जो न्यूक्लियस से जितना दूर है शेल, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान है। जो न्यूक्लियस के जितना पास है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है न्यूक्लियस की इनर शेल्स के लिए, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब आप कुछ एनर्जी देकर, एनर्जी E=h की फॉर्म में इस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो आप बोलते हैं आपने आयनाइजेशन एनर्जी दी है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब 7 है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 के 5 निकाल दोगे, एक समय में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। हालांकि कई सारे बुकों में आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई डिफरेंस नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड वाइज सेम होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के। ठीक है, प्रॉपर्टी वाइज भी सेम होता है, बस डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक, क्या कि अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिफाइन करने जाऊं तो
वो कुछ ऐसी होती है कि इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of gaseous atom is converted of an क्या लिखा, it is the enthalpy change when 1 mole of gaseous atom of an element is changes into gaseous cation. अच्छा एक चीज यार इसमें में लिखनी थी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या लिखा था आपने, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम टू कन्वर्ट इट इनटू अ आइसोलेटेड गैसियस कैटायन। ठीक, जब आप डिफाइन करते हैं ना तो आपको ये लिखना है, ठीक है, कि क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो सिर्फ गैसियस एटम में से ही निकल सकता है, सॉलिड या लिक्विड में से नहीं निकल सकता। तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में भी ऐड करना है कि आप जब इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन और रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। कैसे, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम में लास्ट में 2 8 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, आपने एक निकाल दिया तो सोडियम के पास कितना चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या बन गया, कैटायन बन गया। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे सोडियम है तो सोडियम में गैसियस होगा तो ही आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गैसियस एटम जो है वो गैसियस कैटायन में बदल जाता है, ठीक है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। पर याद रखना गैसियस में से ही निकल सकता है, सॉलिड और लिक्विड में से नहीं निकलता। सिमिलरली यहाँ पर है कि इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल, बस फर्क देख रहे हो डेफिनेशन में क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक एटम के लिए डिफाइन की जाती है, जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी एक मोल ऑफ एटम के लिए डिफाइन की जाती है, ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम के लिए, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ 1 एटम के लिए डिफाइन की जाती है। तो मैंने वही लिखा कि इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस इनटू गैसियस कैटायन। तो ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली जब मैं लिखूं सोडियम 1 मोल हो और उसमें से मैंने 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक है, क्या निकाला है मैंने, 1 मोल ऑफ सोडियम में से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या बना, 1 मोल ऑफ कैटायन बना, एंड दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी में, ठीक है। एक रिलेशन भी है, वो थर्मोडायनेमिक्स में बताएंगे, पर अभी के लिए नहीं, ठीक है, डेफिनेशन समझो सिर्फ। आगे चलिए, हाँ मैं क्या बोल रहा था कि जितना आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा उतना आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक। क्या बोला मैंने, आयनाइजेशन एनर्जी, अच्छा आयनाइजेशन थेरेपी को डेल्टा एच सिंबल से दिखाते हैं, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी को I.E से लिखते हैं, ठीक। तो एक सेकंड रुकना बच्चों। आयनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा एच सिंबल से दिखाते हैं, जबकि इसको हमने I.E लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जितना ज़्यादा, मैं बताता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन रिमूवल आसान होगा, ठीक। और इस वजह से देखो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन रिमूवल उतना आसान हो जाएगा, और उस वजह से हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड आसानी से बन जाएगा, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आसान हो जाएगी, फॉर्मेशन बिकम इजी, राइट।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक, और डेल्टा पॉजिटिव होती है फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला किसी 1 मोल ऑफ एटम में से और उस दौरान एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब समझ जाना आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आसान हो जाएगी, ठीक। पर अगर किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ी, 1 मोल ऑफ एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ी, यानी वो एंडोथर्मिक हुआ, तो इसका मतलब वो एलिमेंट या वो एटम जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो एंडोथर्मिक है, आपको अलग से एनर्जी देनी पड़ रही है, राइट। चलिए सिमिलरली आपकी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिख लेना। अफिनिटी समझते हो? एक्सेप्ट करने की क्या टेंडेंसी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है कि इट इज the energy released when sorry, electron is added when electron is added to an isolated gaseous atom। सीधी सी बात है, किसी गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है और उसी में इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो सकता है। इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैशियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? एनायन बन जाएगा, राइट। तो सिंपल सी बात समझ में आई होगी। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, ठीक है, तो Cl नेगेटिव, और इस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज योर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक। अगर याद रखना एनर्जी रिलीज हुई, क्या बोल रहा हूं मैं, एनर्जी रिलीज हुई, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो समझ जाना पॉजिटिव है। आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई जो एलिमेंट है या किसी एलिमेंट का जो एटम है वो कितना जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। टेंडेंसी या इंटरेस्ट आप ये बोल सकते हो कि कोई एटम या एलिमेंट कितना इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, ठीक है। अगर तो वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है वो पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। और अगर एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, यानी आपको देनी पड़ रही है, ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड होना नहीं चाह रहा है, तब के केस में आपको एनर्जी देनी पड़ सकती है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तब नेगेटिव होता है बिकॉज एटम इज डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। इसलिए इसी तरीके से डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जैसे आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन में थोड़ा सा एक स्लाइड चेंज था, वैसे इसमें भी एक स्लाइड चेंज है
कि जब आप 1 मोल ऑफ गैशियस एटम को 1 मोल ऑफ गैशियस एनायन में कन्वर्ट करते हैं तो उस दौरान कितनी एंथैल्पी चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, पर ऐसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, राइट। तो क्या कह सकता हूँ, इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of gaseous atom is converted into gaseous anion। जैसे मैं सेम रिएक्शन लिख रहा हूँ, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक, या ऑक्सीजन ने सपोज इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक। तो आपका क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो गेन करना चाहता है, यानी वो इंटरेस्टेड तो है। तो इसलिए जैसे ये O से O2 नेगेटिव बनेगा, ठीक है, O से O2 नेगेटिव बनेगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक, एनर्जी रिलीज तो डेल्टा एच नेगेटिव। जबकि अगर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो डिफरेंस समझ लेना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या था कि अगर एनर्जी रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या, इंटरेस्ट है कि कोई एलिमेंट या एटम इंटरेस्टेड है कि नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। अगर इंटरेस्टेड है तो पॉजिटिव, नहीं इंटरेस्टेड है तो नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट उसका उल्टा होता है कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आप कहेंगे कि वो जो है डेल्टा एच नेगेटिव है। और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, यानी एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रही है, तो इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, राइट, ठीक है। आप एक बार और पढ़ना, डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अच्छा हाँ, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इसका रोल क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर्स, फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर्स, राइट। और जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनना चाहेगा। जबकि यहाँ पर देखें, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, फेवर होगा। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव है तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनना चाहेगा, मतलब फेवर नहीं करेगा, ठीक है। तो सही है, नेक्स्ट आ जाओ। लैटिस एंथैल्पी पे नोट करो, पहले लेफ्ट हैंड साइड का रब कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, नहीं सॉरी, क्या बोलना था, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी होता है कि जब जब कैटायन और एनायन मिलकर 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। तो आप क्या कहेंगे, इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when 1 mole of ionic compound form from the
रिक्विसाइड का मतलब जितने भी ज़रूरत होंगे, जैसे मुझे नहीं पता पर मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जितने भी कैटायन एनायन की आवश्यकता होगी उतने कैटायन एनायन मिलके 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाने चाहिए। तो उस दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी, राइट। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फाउंड फ्रॉम द रिक्विसाइट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, राइट, कैटायन एंड एनायन। चलिए, तो अब क्या बोलना था मेरे को, हाँ, जैसे मैंने बोला एक पॉजिटिव कैटायन है और बी नेगेटिव एनायन है। मैंने इससे एक कंपाउंड बना लिया, सॉरी एक आयनिक कंपाउंड बना लिया। हाँ, अगर ये 1 मोल है तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी इसमें पक्का एनर्जी रिलीज होगी। आयनिक कंपाउंड जब भी बनता है तो एनर्जी रिलीज ही होती है। दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड व्हाट, लैटिस एंथैल्पी। इसी तरीके से लैटिस एनर्जी भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्यों लिखना लैटिस एनर्जी को, ठीक, आप सिर्फ लैटिस एंथैल्पी पढ़ो, वो ज़रूरत है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फाउंड फ्रॉम द रिक्विसाइट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। जैसे एक और लिख दे एग्जाम्पल के तौर पे, Na पॉजिटिव है, हाफ Cl2, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा। इसमें जो भी एनर्जी रिलीज हुई दैट इज व्हाट, साथ में जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज व्हाट, लैटिस एंथैल्पी। लेकिन एक बात बच्चों याद रखना, जैसे मैं ऐसा लिख दूं 2Na प्लस मैंने लिख दिया Cl2 और मैंने बना दिया 2NaCl, राइट। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी पक्का एनर्जी तो रिलीज होगी, वो लैटिस एंथैल्पी नहीं है, उसको आप लैटिस एंथैल्पी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में बोला है कि हमें 1 मोल ऑफ कंपाउंड ही बनाना है, हम 2 मोल नहीं बना सकते, ठीक। 2 मोल के लिए डिफाइन नहीं है लैटिस एंथैल्पी, सिर्फ 1 मोल के लिए है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जितने भी कैटायन एनायन की आवश्यकता हो वो लो, और 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाओ और जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी, राइट। अच्छा, लैटिस एंथैल्पी is also equal to bond energy, is also equal to bond energy. Now what is bond energy? अरे भैया एक बात समझो, जितना बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज होगी उतना ही बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी भी देनी पड़ती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि बॉन्ड एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी required to break 1 mole of ionic compound it is the energy required to break 1 mole of ionic compound to its constituent कैटायन एंड एनायन। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी की बजाय बॉन्ड एंथैल्पी कर दो, नहीं तो इस पे भी सवाल उठ जाएगा, ठीक। तो एंथैल्पी लिख देते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है कि लैटिस एंथैल्पी का उल्टा, कि जब कोई आयनिक कंपाउंड 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बना तो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, और जब आप उसे तोड़ना चाहते हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितनी उसको बनने में रिलीज हुई थी, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी। सही है। तो ये तो आपके, अच्छा हाँ, ये भी बताना था कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इसका क्या रोल है। याद रखना बच्चों, लैटिस एंथैल्पी, अब शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लैटिस एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी, यानी कोई आयनिक कंपाउंड जब बन रहा है तो उस दौरान जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा ही उसे तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ेगी, और जिस
कंपाउंड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े, इसका मतलब वो स्टेबल है। सिंपल सी बात है, जिसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा या बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगा वो आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, या यूं कहें कि आयनिक बॉन्ड फेवर करेगा, राइट, फेवर करेगा। अब लिख लेना, थोड़ा फेड हो रहा है कलर। ठीक है, अब इसे नोट करो फटाफट, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई एम काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5, 1 2 3 4 5, बस। अच्छा, एक बात सुनो बच्चों, आयनिक बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं? आयनिक कोई बॉन्ड नहीं होता, एक अट्रैक्शन होता है केवल, ठीक है। तो आयनिक अट्रैक्शन के बारे में एक लॉ है जिसके बारे में आप जानते होंगे, कूलम्स लॉ। ठीक, रहने दो, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पर इसका रोल नहीं है। एक चीज़ आपको और बतानी है, उसके बाद ये लैटिस एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कि लैटिस एंथैल्पी जो आपने अभी अभी पढ़ी, दैट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स, राइट। तो लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला चार्ज, आयन के ऊपर चार्ज कितना है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने ही आसानी से वो सामने वाले आयन को अट्रैक्ट करेगा और उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी, राइट। तो आप देखिए, चार्ज अगर ज़्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायन एनायन के बीच का ज़्यादा होगा और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सिंपल सी बात है। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मतलब आप समझ रहे हैं, लैटिस एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। दूसरी बात, हाँ, इसको एग्जांपल के थ्रू समझें आप, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कैल्शियम क्लोराइड है और आपका एक NaCl। आप देखो इन तीनों में तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये क्या है, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। ये क्या है, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। जिसका चार्ज ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक। तो चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसीलिए बॉन्ड एंथैल्पी MgO का सबसे ज़्यादा होगा इनमें से, राइट। नेक्स्ट, साइज ऑफ द आयन। साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयन, आयन का साइज जितना बड़ा होगा, राइट, उतना ज़्यादा कैटायन एनायन के बीच में दूरियां पैदा होंगी, डिस्टेंस पैदा होगा, ठीक है। और डिस्टेंस ज़्यादा मतलब बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगी, राइट। तो साइज ऑफ द आयन जितना ज़्यादा होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। साइज ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, कैटायन एनायन के बीच में, और इस वजह से
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक तो बॉन्ड वीक पड़ जाएगा और लैटिस एंथैल्पी कम हो जाएगी। अच्छा, एक याद रखना, एक कंडीशन है कि लैटिस एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेटर होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी से, तो ही आयनिक बॉन्ड बनता है, नहीं तो नहीं बनता। ठीक, अगर लैटिस एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सम आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी और इस वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो गई लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सम से, तो फिर एनर्जी अब्जॉर्ब होगी और तब आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक, बस इतना काफ़ी है जानने के लिए। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं पर अभी की क्लास में नहीं करेंगे। हाँ, जो एक चीज़ बताते बताते रह गया था वो कूलम्स लॉ था। आप लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जब हम किसी दो कैटायन और एनायन की बात करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और उसके बीच में अगर डिस्टेंस r है तो हम इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं कि सपोज दिस इज चार्ज q1, दिस इज चार्ज q2, तो अपन क्या लिखते हैं k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इससे पता चल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम हो जाएगा और जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा q1 q2 जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसी के बेसिस पे ये दो चीज़ें बताई थी कि चार्ज बढ़ने से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, और रेडियस मतलब डिस्टेंस बढ़ने से, रेडियस नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। ठीक है, तो यही था। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, पर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।